नमस्कार देशवासियों, आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम पहुंची विजय शेखर गुप्ता जी के निवास स्थान पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से दिल्ली में उतारे गए हैं। विजय शेखर गुप्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए तैयार किया, जिसमें हमारी टीम के साथ आज उन्होंने सीएए और ईवीएम पर चर्चा की। कम है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अभी मैंने चेक नहीं किया। राइट साइड में गर्दन में दर्द रहता है आपको पूरा, यहाँ से कमर से यहाँ से लेकर इतने हिस्से, इतने में दर्द है आपका। देखिए, ये जो बेकार की बातें करे, चाहे वकील हो चाहे विपक्ष को, ईवीएम। अब मुझे बताएं भाई साहब, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अब इनके सबसे बड़ा पेट का दर्द ये है कि अब इनको बैलेट पेपर लूटने को नहीं मिल रहा। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, आपको पता है पूरे देश के अंदर क्या होता था, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, चाहे शिवसेना हो, हर पार्टी क्या करती थी, बैलेट पेपर लूटा करती थी। गुंडागर्दी करके लूट कर अपनी सरकारें बनाया करती थी। आज उनको वो लूटपाट करने का मौका नहीं मिल रहा है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हर बार बोला है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई नहीं है। जब साथ में वीवीएट पेपर भी मिल रहा है और उसकी सूचना सबको होती है। मतलब ईवीएम जब तक बुरी है जब तक भाजपा की सरकार बनती है, जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, सपा की सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, आरजेडी की सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। तो ये तो देखो, अब ये रोना विपक्ष का काम है, उनको रोने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा को इन चीजों से। अब मतलब ये मतलब इनका विपक्ष का एक एलिगेशन है, उसके ऊपर वो अपनी वो खा रहे हैं कि भाई ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम की वजह से ही सरकारें बना। तो भाई साहब, इनको क्या नाम है, हम गुंडागर्दी करने का मौका दे दें? नहीं, तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो वही ना भाई साहब, अगर देश का इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है, आज तक कोई माइकल लाल पैदा हुआ जिसने उस ईवीएम को हैक किया? केजरीवाल भी तो इसी ईवीएम से ही बने हैं भाई। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी दिल्ली में, तीनों बार ईवीएम से बनी। अभी तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की, कैसे बनी? ईवीएम से बनी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, कैसे बनी? ईवीएम से बनी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कैसे बनी? ईवीएम से बनी। तो फिर जब ईवीएम अच्छा था और जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ईवीएम बुरा हो जाता है। तो अभी जो ये सीएए का जो मुद्दा बना हुआ है, जो घुसपैठियां मतलब देश के लिए मतलब जो मुद्दा बना के बैठे हुए हैं और विपक्ष इस बात को लेके बार बार अलग अलग टिप्पणी दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या कहती है? भाई साहब देखिए, सीएए जो है वो कानून है नागरिकता देने का, नागरिकता लेने का नहीं। जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है, आज मुझे बताएं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम। वहां पे पीड़ित कौन है? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ये लोग पीड़ित है ना, सिख। तो भाई, और जब 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ था, ये एक संधि बनाई गई थी कि भाई जब भी ये जातियां, ये धर्म इन जगहों पर पीड़ित होंगे तो भारत में वापस आने का इनको हक है। तो सीए कानून यही है, अपना नागरिकता देने का, नागरिकता लेने का नहीं। अभी कुछ लोग कहते हैं विपक्ष वाले, भाई मुसलमानों को नागरिकता आप क्यों नहीं दे रहे सीए के थ्रू? हाँ, उनका कहना है कि मुसलमानों को क्यों नहीं मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। भाई साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है? हाँ बिल्कुल। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है।
तो इस्लामिक देश में कोई इस्लामिक व्यक्ति पीड़ित हो सकता है? नहीं कह रहा तो नहीं है, लेकिन विपक्ष का तो कहना है ना। सर विपक्ष का क्या है? विपक्ष को तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बोलने का। अगर भाई जो अल्पसंख्यक होता है, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी एक सीए का कानून लाए, जो मुसलमान भारत में पीड़ित हैं उनको वापस ले जाए। तो ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जिसके अंदर जहाँ से ये जो लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, जो मतलब जो हिंदू लोग जो पीड़ित हैं, उनको वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी वो सुविधा प्रोवाइड करने जा रही है, सुनने में आया है, कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से लाया जाएगा। तो वो कितनी कंट्री है जिसमें? नहीं देखिए, अभी जो कानून बनाया गया है वो उन देशों के लिए बनाया गया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आसपास की कंट्रियां हैं, जहाँ जो इस्लामिक कंट्री हैं, जहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख जो पीड़ित हो रहे। अब मुझे बताइए ना, जब 1947 के अंदर बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में कितना हिंदू था? 13%। आज कितना है? 1%। तो भाई साहब कहीं ना कहीं हिंदू के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ना। 13% से 1% रह गया हिंदू। भारत में जब 47 के अंदर कितना परसेंट मुसलमान था? 8 या 9%। आज कितना है? 14 या 15%। तो सर भारत में तो कोई मुसलमान पीड़ित नहीं हो रहा ना। शेखर भाई साहब एक बात और पूछी थी, जैसे अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने केजरीवाल जी बोल रहे थे कि अगर उनको लाया भी जाएगा अपने देश के अंदर, तो क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा? उनको क्या नाम है, जगह कैसी दी जाएगी? क्या हिंदुस्तान में इतने लोग क्या नाम है उनको पचा लेगा? वैसे अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति है जिसका नाम है मेरी नज़र में पोपट भाई है। पोपट भाई से ये पूछें कितना हिंदू आ गया, कितना पीड़ित हिंदू आ गया? 100 करोड़ हिंदू आ गया कहीं से क्या? वैसे मुश्किल से 1-1.5 करोड़ अगर हिंदू आता है तीनों देशों से, तो भाई साहब उसको खपाने के लिए हमारे पास जमीन जगह है। और हम सनातनी होने के नाते हमारी सरकार ने ये प्लान किया है कि हम उनको संरक्षण देंगे, नागरिकता देंगे, तो उनको हम भाई छत भी देंगे, उनको रोजी रोटी भी देंगे। अब अरविंद केजरीवाल से कभी आपने एक सवाल किया कि आपने दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया हुआ है? आपके एमएलए अमरतुल्ला खान ने बैराज के पास, शाहीन बाग के पास पूरी बस्ती बसा रखी है। आप उनको पानी भी दे रहे हो, बिजली भी दे रहे हो। टोटल बांग्लादेशी, टोटल बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और वो घुसपैठी है। भाई साहब शरणार्थी और घुसपैठी में फर्क होता है। जो हिंदूज आए हैं, जो जैन्स आए हैं, जो बौद्धिस्ट आए हैं, या पारसी आए हैं, या सिख आए हैं, तीनों कंट्रियों से, वो शरणार्थी हैं। शरणार्थी और घुसपैठ में फर्क होता है। शरणार्थी वो होता है जिसको देश ने शरण दी है, और घुसपैठी वो होता है जो जबरदस्ती जाला पार करके देश में घुसा है। तो अरविंद केजरीवाल को घुसपैठियों से कोई दर्द नहीं, मतलब उनको प्यार नफरत नहीं है उनसे, उनको प्यार है। उनके लिए वो बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, कूलर भी लगा के दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। तो भाई साहब घुसपैठियों को आप देंगे तो मतलब अभी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि इतने सारे पाकिस्तान से हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, वो गुंडागर्दी करेंगे, वो चोरी चकारी करेंगे। ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वो वहाँ पर आएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, कहाँ बताएंगे और गुंडागर्दी होगी। तो भाई साहब आपको ऐसा लगता है कि कोई शरणार्थी आके गुंडागर्दी करेगा? जिसको जगह दी जाएगी वो क्यों करेगा? जब भारत सरकार ने उनके लिए एक प्रावधान किया है, आप उनको तो नहीं बोल रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान जो है, जो जबरदस्ती अवैध रूप से देश में आए हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से खराब है। क्राइम रेट जो दिल्ली में बढ़ा है वो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की वजह से है। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देता हूं
अगर लोकसभा चुनाव खत्म होने तक अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर नहीं निकाला तो अब दिल्ली की जनता उनको जूतों से मार मार के निकालेगी बाहर। और रही बात मुख्यमंत्री की या किसी और की, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो उनको बचाने आएगा उनको भी जूतों और चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। तो मतलब ये इनकी जो दिल्ली सरकार की जो फेक बातें हैं ये तो समझ में आती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और आपकी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी विदेशों में हो रहे अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर शोर लगा रखा है कि जो हिंदू लोग हैं विदेश के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो नेपाल में, चाहे वो बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके उस CAA का वही सिस्टम उन्होंने बनाया उनको लाने का, ना कि घुसपैठियों के हिसाब से। यही कहना है आपका? बिल्कुल मेरा ये कहना खाली हिंदुओं के लिए नहीं, ये देखिए जो भी उन कंट्रियों में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। अब मुझे बताए ना भाई, अब पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अब इस्लामिक कंट्री में कोई मुसलमान तो अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो पीड़ित नहीं है वहां पर, वो बहुसंख्यक है, तो वो कैसे पीड़ित हो सकता है? सेम अफगानिस्तान से बांग्लादेश, तो वहां से सिर्फ वही लोगों को हमने CAA का पार्ट से नागरिकता दे रही है भारतीय जनता पार्टी जो पीड़ित है, बाकी किसी को नहीं। अच्छा, अभी जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो विपक्ष अपने मतलब इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है कि भाई मेरा तो गठबंधन है और मैं इतनी सीटें निकाल लूँगा, ये कर लूँगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अलग तरीके के लोगों को करना है, वो टिकट भी बांट रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? बीजेपी, देखिए ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। इसको हमारी भाषा में कहते हैं घमंडिया गठबंधन या घमंडिया ठगबंधन कह लीजिए आप इसको। देखिए जब चुनाव होता है देश का, तो देश की जनता क्या चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और जैसे हमने 2014 के अंदर, 2019 के अंदर पूरी 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, इस बार भी हम दिल्ली में 7 सीटें जीतेंगे। कि जितने मर्जी गठबंधन कर लें, जितने मर्जी ठगबंधन कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात दिल्ली में 2025 की विधानसभा की, हाँ वो समय हमारी फाइट होगी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि वो देश के मुद्दों पे बात नहीं की जाती, उस समय राज्य के क्षेत्र के मुद्दों पे बात की जाती है। और भगवान ने चाहा, भगवान श्री राम ने चाहा तो इस बार 2025 के अंदर अरविंद केजरीवाल को ये विजय शेखर गुप्ता दिल्ली से धक्के मार के निकाल देगा। तो ये भाई विजय शेखर जी का कहना था कि भाई दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरे जोर शोर के साथ हमारी मुहिम है, खत्म करने की तैयारी है। और 2024 का जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार संपन्न तरीके से बनाएगी और जनता भी यही चाहती है। मैं ब्रिजभूषण इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से एडिटर इन चीफ भाई विजय जी की पास से, जय श्री राम।